हैं? शंख फूंकने की जरूरत नहीं है, हमने फूंक दिया। आनंद अरुण जो है, पता नहीं किस बात का प्रचार कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि आनंद अरुण से ओशो अपना अधूरा काम पूरा करवा रहे हैं, ऐसा आनंद अरुण कहते हैं। और ओशो कौन सा अधूरा काम छोड़ गए ये आज तक नहीं बताया उन्होंने। ओशो कौन सा अधूरा काम छोड़ गए जिसको आनंद अरुण पूरा कर रहे हैं। अभी नया नया बवाल शुरू हुआ है, मैंने कुछ मित्रों से सुना है कि ऑनलाइन शक्तिपात भी शुरू कर दिया है। हाँ, डिजिटल शक्तिपात, हाँ वर्चुअल डिजिटल शक्तिपात शुरू हो गया है। तो वो पहले तो हाथ से छू के करते थे, तो जिसको छू लेते तो उसको शक्तिपात हो जाता था। शक्तिपात की क्या परिभाषा पता है आप लोगों को? शक्तिपात की क्या शक्तिपात है? शक्तिपात एक तरीके से यह है कि हमने अपनी शक्तियां आपको दे दी, हमने अपनी शक्तियां आपको दे दी, यह है शक्तिपात। और शक्तिपात जिसको कर दिया जाता है, अगर वास्तव में शक्तिपात हुआ है तो उसके अंदर आपके ही गुण आ जाएंगे, आपके आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस अगर भाव कर सकते हैं कि मेरी आज से विवेकानंद को मिल जाएं, नरेंद्र को मिल जाएं शक्तियां, तो नरेंद्र अगले दिन भाव कर सकता है कि फला व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता है सब समुद्र में फेंक दे। और रामकृष्ण की अगर पूरी होगी तो विवेकानंद की भी पूरी होगी। लेकिन फिर विवेकानंद की गलतियों से रामकृष्ण कह सकते हैं जो भाव दिया था वो वापस भी ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर अरुण शक्तिपात करते हैं तो क्या शक्तिपात में फिर अरुण ने जितनों को शक्तिपात किया सबके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो सब शक्तिपात कर सकते हैं? नेपाल हिंदू राष्ट्र है, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। और नेपाल दूसरे अर्थों में बौद्ध राष्ट्र भी है, क्योंकि वहां पे बुद्ध भी बहुत माने जाते हैं। लड़का नेपाल का बैठा हुआ है, तो नेपाल में भी खूब गया हूं। तो नेपाल में लोग सीधे साधे, नेपाल के लोगों में अगर अपना काम करना है या वहां लोगों के बीच में धर्म का धंधा फैलाना है तो बिना पूजा पाठ के और बिना बुद्ध की अनुमति के फैल ही नहीं सकता। और वही उन्होंने किया है। अब अरुण जी की एक और बात बता देते हैं, वो भी जरा आपको नहीं पता होंगी। आपको ये तो पता है वहां मृत्यु शैया है, आपको ये पता है कि उनके पास ओशो की अस्थियां भी हैं। मुझे किसी ने बताया, मेरे एक मित्र हैं, आते थे मेरे पास कनाडा से, उन्हें इतनी बड़ी अस्थि दिखाई गई कि ये अस्थि है, अस्थियां बहुत हैं उनके पास ओशो की। तो लोगों से कहते हैं ये अस्थि ले जाओ और अपने कनाडा में एक आश्रम बनाओ और वहां पे एक ओशो की समाधि बना लेना, वहां ही अस्थि रख दे। आप समझे? मतलब ओशो ने ऐसे अपराध किए कि उन्हें अस्थियां अस्थि विसर्जन भी ना करो, है ना? तो इस तरीके के ढोंग किए जाना, पूजा पाठ करना, शक्तिपात की बात करना, शक्तिपात पे मेरा जोर है, मैं और फिलॉसफी पे नहीं जाऊंगा, और तो सब धंधे के तरीके हैं, लेकिन शक्तिपात की बात कह रहा हूं। क्या अरुण जी, आप अपने कुछ ऐसे मित्रों का जिन्होंने आपने शक्तिपात किया और फिर वो सबको शक्तिपात कर सकते हो, ऐसे हो तो सामने लाइए, बात खत्म हो जाती है। और कुछ इसमें लंबा चौड़ा है ही नहीं कहने का। लेकिन अगर यही बात आप अभी जाके उनके बीच कहेंगे ना कि शक्तिपात में कुछ नहीं था, तो वो कहेंगे इसके लिए भी भाव की जरूरत होती है, आपका भाव ही नहीं था। ये सब बातें बहुत कही जा सकती हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो रियलिस्टिक बात कह रहा हूं। शक्तिपात की पूरी ओशो की सारी किताबों में सिर्फ एक ही जिक्र है, मैंने सब पढ़ी नहीं, लेकिन एक ही जिक्र है शक्तिपात का, जो वास्तविक शक्तिपात होता है, और वो सिर्फ वही है विवेकानंद और रामकृष्ण वाला, सिर्फ एक ही जिक्र है, और वही शक्तिपात था।
कि एक गुरु भाव करता है अपने शिष्य के प्रति और पूरे तरीके से उसे उस ऊर्जा से भर देता है जो ऊर्जा उसके अंदर थी। और ये खेल यहाँ बहुत चले हैं, लेकिन कभी भी हमने इसका प्रचार नहीं किया। वही यहाँ तो होता है सर। यहाँ ये खेल खूब चले, अभी जल्द भी ये खेल घटा था। यहाँ के बच्चों को पता भी है उसका, लेकिन उसका प्रचार करने की किसी को कोई वो नहीं है। हम इसका बात नहीं करते। हम तो शक्तिपात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। शक्तिपात से आदमी रिलैक्स हो जाता है, शक्तिपात से आदमी बहुत तनाव से भर जाता है। अब यहाँ जैसे आपके पेट में गैस बन रही हो और हमारा वो मूली के पराठे बना दे तो शक्तिपात होता है। अच्छा, शक्तिपात जब होता है तो सबको पता लग जाता है।